हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैटी अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज है संडे और सुबह के हो रहे हैं 9। धूप रूम में आ रही है, आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी पीछे से इधर साइड से धूप आ रही होगी। घर में भी मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ये साइड की ये सब चीज़ें जो आपको सीमेंटेड दिख रही है ये सब कुछ अभी बन रहा है। घर भी काफ़ी थोड़ा इस वजह से फैला हुआ है, कल भी खिड़की वगैरह का काम हुआ, तो बस इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में भी डिले हो जाता है, जिसके लिए सो सॉरी। और बस अभी डुगू सो रहा है और आज सुबह ऐसा होना कि वो 4 साढ़े 4 बजे वो पूरे रूम में इतनी ज़्यादा बेड पे करवट बदल बदल के सोता है कि आज बेड से ही वो नीचे गिर गया। मतलब उसको मैंने बीच में किया, फिर वो किनारे आया और फिर वापस से करवट बदली कि वो बेड से नीचे गिर गया और फिर काफ़ी रोने लगा बेचारा। फिर उसको मैंने उठाया, फिर लाइट ऑन की, फिर थोड़ा सा कार्टून वगैरह देखा तो लॉलीपॉप खाया तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद फिर 5:30 बजे के लगभग फिर वो सो गया। तो अभी वो सो रहा है, ये है कि अब कभी भी उठ सकता है। फिर मैं भी 4 बजे उसके साथ उठ गई थी, तो फिर 5:30-6 बजे मैं भी सोई। फिर अभी मैं 8 बजे उठी थी, मेरी आँखों से आपको मेरी सैनिंग समझ में आ रही होगी। तो कल मेरी एनिवर्सरी थी 11 फरवरी को। मैं मिर्ज़ापुर में आई हुई हूँ, हस्बैंड मेरे नहीं आ पाए थे क्योंकि उनकी पैडी परचेस और राइस परचेस दोनों में ड्यूटी लगी हुई है। छुट्टी उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी। तो कल फर्स्ट एनिवर्सरी थी हम लोग की, जो हम लोग ने अलग अलग मनाई। मैंने उनको काफ़ी मिस भी किया, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जॉब पहले आती है। तो जब ड्यूटी लगी हुई है परचेस सेंटर में तो उस टाइम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल पाती एफसीआई में। लेकिन ये था कि यहाँ पे बस मम्मी पापा थे, डुग्गू था, मैं थी, तो हम चारों लोग ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये था कि सुबह मंदिर चले गए थे, मैं और डुग्गू पापा के साथ हनुमान जी के मंदिर यहाँ संकटपुर चले, तो अच्छा लगा। उसके बाद शाम को केक वगैरह हम लोग ने काट लिया, मम्मी पापा ने गिफ्ट भी मुझे दे दिया और प्यारी सी कुर्ती पापा लाए थे जो मैंने पहन के उस टाइम केक कट किया था। तो बस ये था कि थोड़ा मतलब थोड़ा क्या काफ़ी ख़राब लग रहा था कि हम अकेले अकेले हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बस ये था कि मम्मी पापा की वजह से और आयुषी जो मेरे यहाँ आती है, बगल में रहती है, छोटी सी है, 13-14 साल की, तो वो भी काफ़ी टाइम से आई हुई थी, दिन भर से थी, तो उन लोगों की वजह से काफ़ी माहौल अच्छा हो गया था। और लग रहा था कि चलो ठीक है, अब ये लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं कि एनिवर्सरी है तुम लोग की, तो तुम लोग सेलिब्रेट करो, तो चलो ठीक है। तो बस इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल के अपने पूरे दिन की कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो नहीं मैं बना पाई थी, बट जो भी फ़ोटोज़ हम लोग ने क्लिक करी थी सुबह दर्शन की, शाम के कटिंग वगैरह की, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, और वो ये है कि MGKVP पे 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 2 फरवरी थी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी लास्ट या मैक्सिमम होली के पहले कभी भी पेपर की डेट आ सकती है। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि 1 वीक के गैप पे वो लोग डेट हम लोग को बता देते हैं कि 1 वीक या 8 दिन के डिफरेंस पे आपका पेपर होने वाला है। तो इस बार तो 2 ही पेपर है, मैथ्स टीचिंग है, साइंस टीचिंग है, लेकिन उसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो बोरिंग से हैं। तो बस मैंने सोचा है कि अब आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। जैसे अभी मैंने साइंस टीचिंग की बुक लेके मैं बैठी हूँ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें हैं हम साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका भी रिवीजन हो, मेरा भी रिवीजन हो, जो भी कन्फ्यूजन हो हमें उसे हम उस डाउट को क्लियर करते जाएं। क्योंकि टाइम अब कम है, अगर एक तरीके से देख सकते हैं तो अगर 20 से 25 दिन भी है, लेकिन अगर टाइम टेबल कभी भी दे दिया तो काफ़ी कम टाइम है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं जो भी मुझे समझ में आया मैं आपके साथ भी शेयर करते जाऊँ, जिससे आपको भी अगर कोई डाउट है या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आपका भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब आज से ये वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम डेली का डेली कुछ ना कुछ रिवीजन करते जाएंगे अपने पेपर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, या जल्दी से नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए मैंने ये देखिए मैं बैठी हूँ साइंस टीचिंग की मेरी बुक, और मैंने खोल के रखा है फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। 60 पेज का ये चैप्टर है
और इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन की पीछे बात करें ना तो हर बार बुक में 2 से 3 साल के पुराने पेपर दिए होते थे, लेकिन इस बार मतलब मैथ्स टीचिंग में तो 3 साल के दिए हैं, साइंस टीचिंग में सिर्फ 2020 का पेपर दिया हुआ है। तो ऐसे क्या है ना, थोड़ा पेपर जब देता है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर के ज़्यादा पूछ रहे हैं या किस टाइप के पूछ रहे हैं। तो इस बार एक ही दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी मतलब ज़्यादा कुछ दिया नहीं है कौन से चैप्टर में से है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है कि पहला तो है नीड ऑफ साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण की क्या आवश्यकता है, जो कि आगे हम स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे। और दूसरा है कि प्लेस ऑफ साइंस इन करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में विज्ञान का स्थान। तो ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए। एक तो है कि डिस्कस को रिलेशन ऑफ साइंस सब्जेक्ट विद अदर मेजर सब्जेक्ट, यानी विज्ञान विषय का अन्य प्रमुख विषयों के साथ सहसंबंध की विवेचना कीजिए। तो इसमें ना एक टॉपिक है, 8 से 10 टॉपिक है, जिसमें बताया है कि अर्थशास्त्र के साथ, साइंस के साथ और कंप्यूटर के साथ, फिर आर्ट्स के साथ, मतलब 7-8 सब्जेक्ट के नेम दिए कि इन सब के साथ क्या मतलब साइंस की को रिलेशन है। तो अच्छा है वो क्वेश्चन अच्छा है। तो मतलब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट चैप्टर से। और दूसरा जो पूछा था वो था व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ साइंस टीचिंग एंड डिस्कस मेजर्स अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव। तो विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, एम्स ऑफ साइंस टीचिंग, और शैक्षिक उद्देश्य को लिखने के लिए मेगर विधि का वर्णन कीजिए। तो इस देखिए चैप्टर में 3-4 विधियाँ लास्ट में दी हुई हैं जो काफ़ी बोरिंग सी हैं। पहली है रॉबर्ट मेगर, फिर है रॉबर्ट मिलर, और फिर है RCEM। तो हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, वीडियो थोड़ा आज का लंबा भी जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप अपनी साइंस टीचिंग के फर्स्ट चैप्टर को रिवीजन करना चाहते हैं। तो ये जो रॉबर्ट मेगर मिलर है ये ऑब्वियसली 3 से 4 वीडियो में जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, चैप्टर भी काफ़ी लंबा है, बट हम उसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन। तो साइंस के बारे में ये सब दिया हुआ है, जिससे इसमें दिया है कि प्रयासों व खोज में लगे रहने को ही विज्ञान नाम दिया जाता है। विज्ञान की यह मान्यता है कि जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। तो इस तरीके से जो भी हमारे रहन सहन खान पान में जो भी परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं वे सब विज्ञान की ही देन है। तो देखिए हम सोच सकते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या है। तो पहली बात तो इनका ये कहना है कि जो भी हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हो तो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, इस चीज़ का अगर हम इस चीज़ का रीजन खोजना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। फ़ैन क्यों चल रहा है, लाइट से लाइट चली जाती है तो नहीं चलता, लाइट आती है तो क्या उसके अंदर होता है कि वो चलने लगता है। फ्रिज में पानी ठंडा कैसे रहता है, या मतलब बहुत से हम आसपास देखें तो हमारे आसपास साइंस ही साइंस है। बिना साइंस के हम जी ही नहीं सकते हैं। तो साइंस टीचिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि साइंस बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्यों हम बच्चों को साइंस पढ़ाएं। अगर आपसे कोई बच्चा पूछता है स्कूल में कि मैम अब मैं 8th मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं 9th से क्यों साइंस साइड लूँ, तो आप उसे क्या बताएंगी एज अ टीचर, आप उसे क्या बोलेंगी कि तुम क्यों साइंस लो। तो हमारे आसपास जो कुछ भी जितना कुछ भी हो रहा है आसपास, वो सब कुछ वो साइंस पे ही बेस्ड है। क्योंकि जो भी आसपास हो रहा है हो तो रहा है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, ये आंसर हमें साइंस टीचिंग से पता चलता है। इसलिए बच्चे बता सकते हैं देखो बेटा तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है, बल्ब ऑन हो रहा है, फ़ैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तुम्हारे घर में कूलर चल रहा है, AC चल रहा है, तुम्हारे किचन में गैस ऑन हो रही है, गैस का जो सिलेंडर है उसकी नॉब जब ओपन क्लोज करते हो तो उससे जो अलग तरीके की गैस की स्मेल आती है, तुम्हारा हैंड वॉश है, तुम्हारा वाटर है और गीजर है, जो भी चीज़ तुम्हारे आसपास, तुम्हारी कार बाइक, सब कुछ साइंस है। उसका जो कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ क्यों ऐसा काम कर रही है, सब कुछ साइंस पे बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि हमें बच्चे तो इसलिए साइंस पढ़ो क्योंकि तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है तो उसको सही तरीके से समझ सको और ये समझ सको कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनका वही कहना है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, घटित हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का जो रीज़न है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ही हमारा मतलब विज्ञान पढ़ने का मेन रीज़न है। कि वो जो भी हमारे आसपास हो रहा है हमें चाहते हैं कि हम पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए हम साइंस को पढ़ते हैं। तो ये इन लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था।
उसके बाद विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं दी हुई हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विज्ञान जो है वो बना हुआ है वी प्लस ज्ञान से। तो वी का मतलब है विशेष, स्पेशल, और ज्ञान का मतलब है नॉलेज। तो विज्ञान का मतलब है स्पेशल नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं, वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज जो होती है वो हमारी विज्ञान होती है। तो बहुत ही अच्छा मतलब वर्ड है कि विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान यानी कि स्पेशल नॉलेज। और उसके बाद बाहर एक्चुअली जो मेरी मेडाई हैं वो बर्तन धुल रही हैं, तो बस थोड़ी सी आवाज़ आ रही है इस वजह से बर्तन धुलने की। और या फिर सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी हमें किसी भी चीज़ का नॉलेज है, लेकिन हम अगर उसको एक सिस्टमेटिक वे में रख देते हैं कि ऐसे 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 होता है, तो वो जो सिस्टमेटिक वे का नॉलेज है, जो सिस्टमेटिक वे का नॉलेज है वो ही हमारा क्या होता है, विज्ञान होता है। जो सिस्टमेटिक वे का नॉलेज है वही हमारा विज्ञान होता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। मतलब नॉलेज तो है हमारे पास, लेकिन हमने उसे एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया कि ऐसे 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 हो रहा है, एक ऑर्डर्ड वे में लिख दिया, तो वो हमारा ऑर्डर्ड वे में जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें ना, तो 4-5 डिफिनीशन दी हुई हैं। तो इसमें जैसे एक पहला है आइंस्टीन का कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। तो आइंस्टीन का कहना है कि हमें जो भी हमारे पास नॉलेज है वो ऐसे अस्त व्यस्त फैली हुई है, तो अगर हम उसे एक क्रम में, एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं कि जो भी हमारी सूचना, हमारा नॉलेज है, ये जो अस्त व्यस्त इधर उधर फैला है, वो उसको भी एक सिस्टमेटिक वे में अगर रख देते हैं तरीके में, तो उस चीज़ को, वो एक सिस्टमेटिक वे के नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। ये हमारा आइंस्टीन का कहना है। दूसरा है वुडबर्न और ओबर्न के अनुसार कि विज्ञान व मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित है पूर्ण शुद्धता से व्याख्या का प्रयास करें। तो आइंस्टीन का कहना था कि जो भी हमारे आसपास का अस्त व्यस्त नॉलेज है हमारा, अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में रख देते हैं, तो वो जो अब सिस्टमेटिक नॉलेज हो गया है हमारा, वही हमारा विज्ञान होता है। और वुडबर्न और ओबर्न का कहना है कि मतलब विज्ञान एक्चुअली में वो चीज़ है जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही है उनका जो सही सही व्याख्या करती है, उनके बारे में जो हमें सही सही आंसर देती है, वो ही चीज़ हमारी विज्ञान होती है। मतलब जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है उसके बारे में जो हमें सही जवाब देता है, हमें सही सलाह देता है, वो ही हमारा विज्ञान होता है। मतलब एक तरीके से हमारे पास जो भी अगल बगल आसपास जो भी हो रहा है उसका आंसर देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी व्याख्या करना ही विज्ञान है। तो ये 2 डिफिनेशन सफिशिएंट है आइंस्टीन और वुडबर्न एवं ओबर्न की। उसके बाद ये तो था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंस। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस की हम बात करें ना, तो जो इसमें समरी दी है वो बस ये दी है कि साइंस को 2 पार्ट में रखते हैं। एक तो होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजिकल साइंस में जूलॉजी और बॉटनी होता है। बस ये इन लोगों ने दिया हुआ है, बस थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है, हिंदी में कर दिया है कि फिजिकल साइंस होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस होता है जूलॉजी प्लस बॉटनी। तो 2 साइंस की वो हमारी उपशाखाएँ हैं। फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स प्लस केमिकल साइंस होता है, यानी कि केमिस्ट्री होता है, और बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी प्लस जूलॉजी प्लस बॉटनी होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है। फिर तीसरा हमारा नेचर है, टॉपिक है नेचर ऑफ साइंस। तो नेचर ऑफ साइंस की बात करें तो आप इन लोगों ने कहा है कि 2 तरीके से होता है, एज अ प्रोडक्ट और एज अ प्रोसेस। तो एज अ प्रोडक्ट क्या होता है कि साइंस को हम किस चीज़ में, किस चीज़ में यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से साइंस की जो उपयोगिता है हमारी लाइफ में, वो एज अ प्रोडक्ट हम रखते हैं उसको साइंस में। और एज अ प्रोसेस की बात करें तो वो इस बुक में बस 3-4 लाइन का दिया हुआ है। वो ये इनका कहना था एज अ प्रोसेस में कि जो भी चीज़ हो चुकी है या जो भी हो रही है वो तो हमें पता है, तो उसको हम साइंस एज अ प्रोडक्ट में रखते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हमारे पास हो रही है और जो भी चीज़ आगे होगी उससे रिलेटेड जो हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमें उसके बारे में भी नॉलेज रखना चाहिए। जैसे साइंस के थ्रू जो जो चीज़ें पता चल चुकी है कि बल्ब क्यों ऑन होता है, फ्रिज क्यों चलता है, फ़ैन क्यों चलता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस की वजह से हमें पता चली कि ये ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है। तो जो पता चल चुका है वो तो साइंस एज अ प्रोडक्ट में आएगा, साइंस की एप्लीकेशन मानी जाएगी वो। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट या जो सर्च अभी हमारी साइंटिस्ट है
या फिर हमारे रिसर्च फेलोज़ जो है पीएचडी के थ्रू जो कर रहे हैं रिसर्च अभी इस टाइम चल रही है, और उसके थ्रू जो आगे हमें न्यूज़ पता चलेगी, तो इसमें क्या है कि मतलब साइंस की मैगजीन्स होती हैं और उनकी ये स्पेशल बुक्स निकलती हैं, और जैसे कौन सी वो डिजर्टेशन वगैरह होता है जो एमएससी के स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो उसमें जर्नल्स में पब्लिश होती हैं साइंस की, तो इनका कहना है कि उन सब के बारे में भी हमें नॉलेज रखना चाहिए। जो चीज़ें हो चुकी है वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो चीज़ें इस समय करंट में चल रही हैं एक्सपेरिमेंट, स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स के थ्रू और साइंटिस्ट के थ्रू, उनके बारे में भी हमें ये ऐसे साइंस की जो जर्नल्स होती हैं या मंथली बुक्स पब्लिश होती हैं, उनके थ्रू हमें पता करते रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो मतलब ये सब चीज़ जब हम पता करते हैं कि जो हो चुका है साइंस में, वो नहीं, जो करेंटली हो रहा है उसके बारे में जब हम जानना चाहते हैं, तो वो हमारा साइंस एज अ प्रोसेस में आता है। और जो चीज़ें हो चुकी है, जो चीज़ें बन चुकी है, पता चल चुकी है, वो साइंस एज अ प्रोडक्ट में आता है। तो ये डिफरेंस है एज अ प्रोडक्ट एज अ प्रोसेस का। वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, लेकिन प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे खाना पूर्ति के लिए नहीं कर सकते वीडियो का शॉर्ट करने के लिए। फिर जैसे इसमें दिया है साइंस एज अ प्रोसेस, तो इसमें देखिए 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला है बेसिक स्किल और है स्पेशल स्किल। तो मतलब बेसिक स्किल में इन्होंने बताया कि साइंस का क्या एप्लीकेशन होता है बेसिक स्किल में। तो पहली चीज़ें इन्होंने दी हुई है बेसिक स्किल में ऑब्जर्वेशन। मतलब किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं साइंस ही होता है। दूसरी चीज़ है क्लासिफिकेशन। मतलब कोई भी चीज़ है उसको अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे अगर हमें एनिमल्स दिख रहे हैं और हम उनको ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि कुछ वेज खाते हैं, यानी सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, वेज चीज़ें खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्लासीफाई कर दिया। अब हमारे लिए समझना काफ़ी इजी है कि हम एनिमल्स को देख रहे हैं, तो इन 3 कैटेगरी में हम रखते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक कैटेगरी थी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, उससे अब हमें 3 मिल गई, और थोड़ी सी ये हमें समझने में आसानी हो रही है कि वेज खाने वाले हैं, नॉन वेज खाने वाले हैं, और दोनों खाने वाले हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक साइंस की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, फिर इन्होंने दिया कि कम्युनिकेशन है। इनका कहना है कि हम आपस में जब बच्चे बातचीत करते हैं, चाहे टीचर्स से, चाहे आपस में, चाहे अगल बगल किसी से भी बात करते हैं, तो उसमें जो भी हम हमारी क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, या हमारे उसमें बातचीत में, कम्युनिकेशन में जो भी एक चीज़ दिखती है कि अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ये, वो भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड होता है। फिर है मेजरमेंट। तो किसी भी चीज़ के मापन में, मेजरमेंट में साइंस का यूज होता है। ये तो जैसे दूध वाला आया कितने लीटर दूध दे रहा है, सब्जी वाला आया कितने किलो वो सब्जी दे रहा है, ये सब चीज़ें मेजरमेंट की होती है। हम राशन की दुकान पे गए तो आधा किलो भाई बेसन दे दो, 250 ग्राम दही दे दो, तो ये सब चीज़ें जो मेजर कर रहे हैं, हमने रख दी है कि आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो, वो सब क्या है, ये सब मेजरमेंट साइंस के थ्रू होती है। फिर चौथा है एस्टिमेशन। तो जब छात्रों को सटीक माप की ज़रूरत होती है, मतलब एस्टिमेशन की, तो भी वो ये करते हैं। जैसे सटीक माप की ज़रूरत नहीं होती है अनुमान की, तब भी एस्टिमेशन में साइंस काम आता है। तो देखो मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए भी साइंस काम आता है कि 1 किलो है, 2 किलो, 1 लीटर है, आधा लीटर है। और जब एग्जैक्ट मेजरमेंट बात नहीं होती है, बात होती है इस चीज़ की कि हम एक सटीक अनुमान के साथ तुक्का लगाना चाहते हैं कि कितना है, तब भी साइंस काम आता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए, 1 टुकड़ा रोटी, 1 चुटकी भर नमक, आधा कप चाय। जैसे अगर कोई चीज़ अंदाज से कर रहे हैं कि अच्छा उसमें आधा कप तेल ले लो, हाँ सब्जी बनानी, आधा कप ऑयल ले लो, तो अब वो ऑयल का मेजरमेंट हमें पता कि ये आधा कप ऑयल लगभग इतने ml के बराबर होगा। तो वो सब चीज़ें, एस्टिमेशन जो है वो भी हमारा साइंस का ही पार्ट होता है। फिर होता है पूर्व कथन, यानी प्रेडिक्शन, यानी किसी के बारे में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पहले से हम कुछ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, या इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो ये प्रेडिक्शन, पूर्व कथन भी हमारा क्या होता है, साइंस का ही यूज होता है। फिर उसके बाद होता है कंक्लूजन। तो यानी इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ पे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। प्रेडिक्शन यानी किसी चीज़ का हम पहले अनुमान लगाते हैं, वो भी हमारा साइंस है। कंक्लूजन, अनुमान लगाने के बाद किसी चीज़ पे हम पहुंचते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, वो भी हमारा साइंस ही होता है। तो यानी प्रिडिक्शन और कंक्लूजन
दोनों हमारे साइंस के एप्लीकेशन है। प्रिडिक्शन में क्या है, किसी चीज़ के बारे में पहले से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता होगा, जरूर ऐसा होगा, तो जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं वो भी हमारा साइंस का एप्लीकेशन है। और जो कंक्लूजन है कि हम बता रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं ऐसे हो गया, तो ये जो कंक्लूजन है ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा साइंस है। तो ये 7 चीज़ें उन्होंने साइंस की बेसिक स्किल में दी, यानी साइंस का बेसिक एप्लीकेशन एज अ प्रोसेस अगर हम बात करें बेसिक स्किल में, तो ये 7 चीज़ें हैं। स्पेशल स्किल की बात करें तो उसमें 5 चीज़ें हैं। देखिए, पहली है आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, मतलब स्पेशल स्किल जो थोड़ी खास स्किल है। तो पहली है आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि विज्ञान में किसी एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव या ये सब चीज़ें जो होती है ये इसी वजह से होती है। चरों की क्या कह रहा है, पहचान और नियंत्रण करना, आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। तो यानी कोई भी चीज़ चाहे वो चर हो या अचर हो, एक दूसरे पे आश्रित हो रही है, एक दूसरे पे निर्भर कर रही है, किस तरीके से कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों को के बारे में डिस्कस करना भी हमारा स्पेशल स्किल होती है साइंस की। दूसरी चीज़ दी हुई है परिकल्पना का निर्माण, यानी कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। तो इसमें कहना है कि परिकल्पना किसी प्रयोग के परिणाम के बारे में किया गया अनुमान है। तो एक तरीके से हाइपोथेसिस ना काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन पे ही डिपेंड करता है। जैसे प्रेडिक्शन में हम फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं होते, हाइपोथेसिस में भी नहीं होते, तो उसमें भी हम ऐसा अनुमान लगाते कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो पहली चीज़ है कि कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, चरों के जो उसमें वो है पहचान और नियंत्रण करने में इसका यूज होता है। दूसरी चीज़ है परिकल्पना का निर्माण, यानी कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन जो है उसमें भी हमारा साइंस यूज होता है। तीसरी चीज़ है एक्सपेरिमेंट, अगर हम कुछ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें भी हमारा साइंस यूज होता है। चौथी चीज़ है टेबुलेशन, यानी हम कोई भी चीज़ हमें पता चलती है उसका उसके थ्रू जो टेबल बनाते हैं, कि टेबल के थ्रू हम चीज़ों को अलग अलग रखते हैं, वो भी हमारे साइंस के अंदर आता है। और उसके बाद है इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी चीज़ हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं और उससे हम जो इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया कि जैसे हमारे पास 20 एनिमल्स है, हमने टेबल बना दिया, वेज खाने वाले, नॉन वेज खाने वाले और दोनों जो खाते हैं। अब उनके अंदर हमने एनिमल्स का नाम लिख दिया, तो एनिमल्स को हमने टेबुलर फॉर्म में रख दिया, चीज़ें थोड़ी शॉर्ट आउट हो गई हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो गई कि हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया। अब हम उससे प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई देखो इसका मतलब यही है कि गोट है, हाँ रैबिट है, ये सब वेज खाते हैं, हाँ डॉग है और ये वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, लॉयन है ये सिर्फ एक नॉन वेज खाता है। इस टाइप से हमने चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसे ऐसे होता है, तो यानी ये होगा। तो यानी प्रेडिक्शन के लिए भी साइंस यूज होता है, एस्टिमेशन के लिए भी साइंस यूज होता है। तो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो था, 22 से 30 मिनट का हो गया, इसलिए वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं तुरंत में ही नेक्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें मैं आगे के टॉपिक को डिस्कस करूँगी और उसे मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो आज हमने 4 से 5 पेज फर्स्ट चैप्टर का फिनिश किया, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ में आएगा कि साइंस टीचिंग में फ़र्स्ट चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो ये आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो ये आज की मेरी एनिवर्सरी की कुछ फ़ोटोज़ थी, ये सुबह में हम लोग दर्शन करने गए थे, शाम को ये केक कटिंग की फ़ोटो है। तो बस ये छोटा सा सेलिब्रेशन था, अच्छा तो नहीं लग रहा था, हस्बैंड के बिना वो कानपुर में थे, लेकिन बस जस्ट होप कर सकते हैं क्यों नेक्स्ट एनिवर्सरी हम लोग साथ में मनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के आगे का डिस्कस करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा, जिससे मेरा भी रिवीजन हो, आपका भी रिवीजन हो, पेपर के लिए प्रिपरेशन हमारी अच्छी तैयार होती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।